हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और आज हम बात करेंगे अरेस्ट हाउ मेड एंड प्रोसीजर देयर आफ्टर ही। हमने सेक्शन 46 से लेकर 60A तक कवर करना था, जिसमें से हमने सेक्शन 46 से लेकर 52 पहली वीडियो में कवर कर लिया है और आज हम बाकी के बचे हुए सेक्शंस को कवर कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये बिलोंग करता है टू द टॉपिक ऑफ स्टेप्स टू एंश्योर प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। देखिए, हमने सीआरपीसी को पढ़ने के पर्पज से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्री ट्रायल प्रोसीजर्स, ट्रायल प्रोसीजर्स एंड पोस्ट ट्रायल प्रोसीजर्स। जो हमारा प्री ट्रायल प्रोसीजर्स है उसका पहला पार्ट है कि कैसे हम किसी भी एक्यूज की प्रेजेंस को इंश्योर कर सकते हैं कोर्ट में। तो उसके लिए हमारे कोड में कुछ प्रोसीजर्स दिए गए हैं, जैसे कि समन भेज सकते हैं आप, उसे अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट एंड बॉन्ड्स। हमने समन के पार्ट को डिस्कस कर लिया है, अरेस्ट के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इसी में हम आज पढ़ेंगे सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 60A तक को। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेक्शन 53 है वो ये कहता है कि मान लीजिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है। अब जो वहां पे पुलिस ऑफिसर है उसको ये लगता है कि जो नेचर ऑफ क्राइम है एक्यूज का, जिसके लिए इसे पकड़ा गया है, अगर इसका हम एग्जामिनेशन करा देते हैं तो इसके एग्जामिनेशन से मुझे हो सकता है कोई एविडेंस मिल जाए इसके खिलाफ। तो अगर पुलिस ऑफिसर इस ओपिनियन को रखता है तो क्या करेगा, वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को रिक्वेस्ट करेगा कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए और उसके तहत इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। तो देखिए, if a police officer is of the opinion that the nature of crime is such that if the body of the arrested person is examined by a medical practitioner then it would facilitate some evidence, तो in that case he may authorize such examination by medical practitioner। ये जो पुलिस ऑफिसर होगा ये ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर और वो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए एक रीजनेबल फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी केस में किसी फीमेल का एग्जामिनेशन करना होगा तो दैट मस्ट बी डन ऑलवेज बाय अ फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके बाद सेक्शन 53A है, ये बात करता है उन एक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन की जो कि एक्यूज किए गए हैं फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। तो सेम यहां पे भी वही है कि अगर किसी पुलिस वाले को लगता है कि इसके मेडिकल एग्जामिनेशन से कोई एविडेंस निकल सकता है तो वो पुलिस वाला किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। ये जो सेक्शन था ये इंसर्ट किया गया था बाय द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 and it says that if there exists reasonable ground for believing that the examination of a person accused of having committed rape or attempt to commit rape by a medical practitioner would afford some evidence as to commission of the offense, it will be lawful for the registered medical practitioner to examine the body of the accused at the request of the police officer of the rank not below than that of a sub inspector। इसकी जो रैंक है वो सब इंस्पेक्टर से नीचे की नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा ये अपनी रिपोर्ट को तैयार कर रहा होगा तो उसमें कुछ डिटेल्स को इंक्लूड करना जरूरी होगा। क्या? पहले बात तो आप एक्यूज का नाम और एड्रेस लिखेंगे, साथ ही में जो बंदा उस एक्यूज को लेके आया होगा आप उसका भी नाम लिखेंगे, साथ में एक्यूज की एज लिखी जाएगी, उसकी बॉडी पे कोई मार्क्स ऑफ इंजरी है तो वो उसका डिटेल लिखा जाएगा, उसके पास से डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ एक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए अगर कोई मटेरियल लिया गया है उसकी बॉडी से तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा, कोई अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स अगर नेसेसरी हैं तो उनको भी रीजनेबल डिटेल में लिखा जाएगा। जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसके बाद जो भी कंक्लूजन डिराइव किया गया है वो कंक्लूजन के पीछे का क्या रीजन है उस रीजन को भी प्रिसाइजली उस रिपोर्ट में लिखा जाएगा। जिस समय शुरू हुई थी वो एग्जामिनेशन और जिस समय वो एग्जामिनेशन खत्म हुआ था उसका एग्जैक्ट टाइम भी उस रिपोर्ट में नोट किया जाएगा। एंड सच रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड इमीडिएटली टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, वो उसके बाद जो है फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 जो है वो जनरल एग्जामिनेशन की बात करता है कि कभी भी किसी भी जब एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो जनरली क्या होता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। इट talks about general inspection and says that whenever any person is arrested he shall be examined by a medical officer who is in the service of the central or state government। और अगर कोई ऐसा मेडिकल ऑफिसर नहीं मिलता है तो 16 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई मेडिकल ऑफिसर है तो उससे करा लिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो फीमेल एक्यूज है तो फीमेल प्रैक्टिशनर और उसके अंडर सुपरविजन में वो एग्जामिनेशन कराया जाएगा।
इसके बाद बात आती है सेक्शन 54 ए की। अब ये जो सेक्शन 54 ए है ये इंसर्ट किया गया था बाय 2005 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड की। मतलब जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसकी आइडेंटिटी को जानने के लिए एक टेस्ट कराया जाता है। मतलब हमने जो पर्सन अरेस्ट किया है वो वही पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जाना था, नहीं किया जाना था, उसको टेस्ट करने के लिए सेक्शन 54 ए लाया गया है। इसमें ये कहा जाता है कि मान लो कोई पर्सन जब अरेस्ट किया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए ये जानना जरूरी है कि वो जो हमने पर्सन अरेस्ट किया है वो सही अरेस्ट किया गया है या नहीं सही किया गया है। मान लो कोई एक केस है, ठीक है, उसमें ए को एक्यूज एज एन एक्यूज उसको पकड़ लिया गया। अब ये जो मेन जो क्राइम हुआ था उसका डब्ल्यू जो था एक विटनेस था। अब क्या होगा, ए को डब्ल्यू के सामने खड़ा किया जाएगा और डब्ल्यू ये पहचानेगा कि ए वही बंदा था या नहीं था जिसने ओरिजिनल क्राइम किया है नहीं किया। ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ओके, एंड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट इज इसेंशियल दैट ही बी आइडेंटिफाइड बाय अनदर पर्सन। The court may, on the request of an officer in charge of a police station, direct such arrested person to present himself for such identification by any other person in such manner as the court may deem fit. ओके, एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 का, उसमें एक और चीज ऐड कर दी गई थी कि अगर कोई जो पर्सन है जो आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब जो विटनेस है अगर जो आइडेंटिफाई कर रहा है ये मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ऐसे जो प्रोसेस होगा आइडेंटिफिकेशन का वो किया जाएगा अंडर सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये सीधा सीधा बात करता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की। ओके, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन एक एविडेंस एक्ट में भी है, वो सेक्शन कौन सा है बताइएगा। ओके, अब ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है इसके दो रोल हो गए, ठीक है। पहला तो प्रोसिक्यूशन को ये सेटिस्फाई हो जाता है, इससे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि एक्यूज जो है वो वही पर्सन है जिसको वो ऑफेंडर मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को भी ये एक तरीके से सांत्वना मिल जाती है कि उन्होंने जो सस्पेक्ट पकड़ा है वो सच में सस्पेक्ट ही है और विटनेस ने सच में ऐसा एक घटना होते हुए देखा था और इसी पर्सन को वहां पे देखा था। विटनेस जो है वो अपनी स्टोरी को बना नहीं रहा है या फिर कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है वो अपनी स्टोरी से। ओके, तो उनको क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन पे पूरा भरोसा रहेगा अपनी। तो ये था हमारा सेक्शन 54A। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 55 की। सेक्शन 55 ये कहता है कि मान लो कोई एक सुपीरियर ऑफिसर है, वो चाहता है कि वो ना अरेस्ट इफेक्ट करके उसका कोई जूनियर ऑफिसर अरेस्ट इफेक्ट करे, तो ये सुपीरियर ऑफिसर क्या करेगा, इस जूनियर ऑफिसर को क्या करेगा, एक ऑर्डर देगा इन राइटिंग। देखिए, वेयर एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ही मस्ट बी एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जब इसको लगता है कि कोई उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसको जो है कोई अरेस्ट कर लेना चाहिए विदाउट वारंट, तो इस केस में वो क्या करेगा, उसको एक ऑर्डर देगा इन राइटिंग। Now, the power in this section should be applied in those cases where it is found that there would be grave delay in arrest if the power is not exercised or it will otherwise make arrest impossible। मान लीजिए ऐसा कोई circumstances आ रही हैं कि अगर वो अपने जूनियर को नहीं भेजता है अरेस्ट करने के लिए तुरंत, तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी अरेस्ट करने में, या फिर वो खुद इतना बिजी है कि वो नहीं जा सकता है अरेस्ट करने के लिए, तो वो अपने जूनियर ऑफिसर को भेज सकता है। तो उसको भेजने के लिए उसको एक रिटन में एक ऑर्डर देना होगा और उस ऑर्डर के तहत वो जो जूनियर ऑफिसर है वो फिर एक्यूज को विदाउट वारंट भी पकड़ सकता है। नाउ जो सबसेक्शन 2 है इस सेक्शन का, वो ये क्लियर कर देता है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर इन एडिशन एंड नॉट इन डेरोगेशन टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 ऑफ द कोड। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 41 के हार्मोनी में काम करता है, ना कि उसके एंटी काम करता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 55A एंड सेक्शन 56 की। तो सेक्शन 55 ये कहता है कि जो भी पर्सन के पास कस्टडी होगी एक्यूज की, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उस एक्यूज की रीजनेबल केयर, हेल्थ की रीजनेबल केयर ले और उसकी सेफ्टी की भी रीजनेबल केयर ले। ये जो सेक्शन है ये इंसर्ट किया गया था बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008। इसके बाद बात होती है सेक्शन 56 की। सेक्शन 56 ये कहता है कि जो पर्सन, कोई भी जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया है विदाउट वारंट, ठीक है, उसको विदाउट अननेसेसरी डिले प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर अ मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिडिक्शन है उस केस का, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के सामने उसको
अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन अगर वो बेल लेने के लिए रेडी है तो बेल के प्रोविजंस पहले आएंगे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल। मतलब अगर उसको बेल लेने के लिए वो रेडी है तो उसको बेल दे दी जाएगी और उसको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, इसके बाद बात होती है सेक्शन 57 की। सेक्शन 57 ये कहता है कि किसी भी पुलिस, कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं करेगा अपनी कस्टडी में फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन, ठीक है, 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे से ज्यादा का उसको डिटेंशन नहीं किया जाएगा। और अगर उसका डिटेंशन उससे ज्यादा का होना होगा तो उसके उस टाइम के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद, मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट को के सामने उसको ले आया जाएगा। ओके, उसके बाद सेक्शन 58 है। सेक्शन 58 ये कहता है कि जितने भी अरेस्ट हुए होंगे, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर्स ने जितने भी अरेस्ट किए हैं उस लोकल एरिया में, उन सब की रिपोर्ट या तो वो डीएम को देंगे जाके या तो वो एसडीएम को देंगे जाके, और ये भी बताएंगे कि क्या ऐसे लोगों ने बेल ली है या फिर बेल नहीं ली है। ओके, इसके बाद आती है सेक्शन 59 की बात। तो सेक्शन 59 ये कहता है कि नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज्ड एक्सेप्ट अपॉन हिज ओन बॉन्ड। अपने बॉन्ड मतलब खुद अगर वो बेल बॉन्ड साइन करके डिस्चार्ज हो जाता है तो छोड़ा जाएगा, या फिर अगर कोई मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तब छोड़ा जाएगा, वरना इसके अलावा किसी भी पर्सन को छोड़ने की अनुमति नहीं है पुलिस ऑफिसर को। सेक्शन 60 ये कहता है कि अगर कोई पर्सन भाग जाता है, लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है, या फिर कोई उसको बचा लेता है लॉफुल कस्टडी से, रेस्क्यू करा लेता है, तो जिस पर्सन की कस्टडी से वो भागा होगा या रेस्क्यू किया गया होगा उसके पास ये पावर होगी कि ही में इमीडिएटली परस्यू हिम एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। वो इंडिया में किसी भी प्लेस में जाके उसको परस्यू कर सकता है या फिर उसको अरेस्ट कर सकता है। और लास्टली है सेक्शन 60A। सेक्शन 60A ये कहता है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। इस कोड में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही अरेस्ट की जाएगी, इसके अलावा अरेस्ट नहीं हो सकती है। और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द अरेस्ट, या फिर किसी और लॉ में अगर अरेस्ट के बारे में कोई जिक्र है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग टू भी अरेस्ट हो सकता है। ये जो सेक्शन है ये इंसर्ट किया गया था बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008। ये जो अमेंडमेंट, जिन अमेंडमेंट एक्ट से ये सेक्शंस ऐड किए गए हैं इनको आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल इनसे कभी कभी आ जाता है। तो आज हमने अरेस्ट का जो प्रोसीजर है ये पूरा समझ लिया है कि अरेस्ट कैसे होता है। सारे वीडियोस हमने बना लिए हैं कि अरेस्ट क्या होता है, अरेस्ट क्यों होता है, कितने तरीके का अरेस्ट होता है, विद वारंट, विदाउट वारंट, अरेस्ट कैसे किया जाएगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात करेंगे। तो अगली बार जो हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।